तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज हम इस वीडियो में भूगोल के उन सभी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो विश्व के भूगोल से हैं और जो आपके बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। इस सेशन में हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो है वो हम आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। इसके अलावा हिस्ट्री के अलावा भी, ज्योग्राफी के अलावा भी हिस्ट्री के और साइंस की जो क्लासेज हैं वो हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप सबको सभी क्लास का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जो है वो क्लास को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो समय को बर्बाद न करते हुए हम अपने प्रश्न की तरफ चलेंगे और हमारा पहला प्रश्न है जो हमारा बीपीएससी टीआरई 3 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। कौन से में? तो प्राइमरी लेवल के एग्ज़ाम में पूछा गया है। आपसे पूछ रहा है कि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी कब होती है। तो आपको बताना है कि पृथ्वी और सूर्य की जो अधिकतम दूरी होती है वो कब होती है। एपीहेलियन में, या पेरीहेलियन में, या समर सोलिस्टिक्स में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि जो हमारा अपसौर होता है जिसको हम एपीहीलियन बोलते हैं, एपीहीलियन में जो होता है वो जो होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है वो अधिकतम होती है। और ठीक इसके विपरीत जो पेरीहेलियन या उपसौर होता है, इसमें क्या होती है, इसमें हमारी क्या होती है, न्यूनतम होती है। तो याद रखिएगा, हो सकता है अब की बार आपसे अधिकतम पूछा है, अगली बार न्यूनतम पूछ ले। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि ये भी देखिए, आपका टीआरई 3 का सवाल है दोस्तों, जो आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, पेपर लीक हो गया था, उसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वृहद ग्रह नहीं है। मतलब वृहद ग्रह नहीं है, इसमें से जो कौन सा ग्रह है वो बहुत बड़ा नहीं है या सबसे बड़ा नहीं है। तो अगर हम बात करें तो सौरमंडल में आकार का जो आधार है उनमें 4 जो सबसे बड़े ग्रह हैं वह कौन कौन से हैं। तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो आपको दिख रहा होगा कि मंगल ऐसा ग्रह है जो वृहद ग्रह नहीं है, इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो सही हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि 4 ऐसे जो ग्रह हैं बड़े, वो हमारे बड़े ग्रह की श्रेणी में आते हैं। 4 वो कौन कौन से हैं? तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, इसीलिए जो हमारा विकल्प ए है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि चंद्रमा सदृश्य है। तो चंद्रमा देखिए किसके सदृश्य का मतलब क्या है, आप इंग्लिश में थोड़ा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मून लाइक प्लेनेट, ये आपका किसके समान दिखता है चंद्रमा। तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारा चंद्रमा है वो दोस्तों, उसमें जो होता है वो बुध तथा शुक्र की तरह दिखने वाली कलाएं होती हैं, और ये जो कलाएं हैं ये चंद्रमा में पाई जाती हैं। तो चंद्रमा अगर पूछा जाए किसके सदृश्य है तो पहला तो बुध के है और दूसरा शुक्र के है। तो आपको शुक्र नहीं देखने को मिल रहा है लेकिन बुध आपको ऑप्शन में मिल रहा है, इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, आपका ये भी जो क्वेश्चन है दोस्तों वो बीपीएससी टीआरई 3 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगर हम बात करें तो ग्रहों में जो है मात्र बुध तथा शुक्र की दिखने वाली कलाएं होती हैं। अब इसी प्रकार की कलाएं जो है वो चंद्रमा में भी पाई जाती हैं, इसीलिए चंद्रमा का आकार बुध जैसा दिखाई देता है। इसीलिए जो है वो चंद्रमा क्या है, वो बुध का सदृश्य ग्रह है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी लोग इसको गलत करके आए थे। सूर्य क्या है? आपके ऑप्शन है येलो स्टार, रेड स्टार, वाइट स्टार, उपयुक्त में से एक से अधिक, या नन ऑफ द अबव। तो देखिए, तारों को जो है वो टेम्परेचर के हिसाब से क्या है, इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे लाल तारा, पीला तारा, श्वेत तारा, इस हिसाब से। तो जो सन हमारा आता है दोस्तों, सन हमारा जो है वो येलो स्टार की कैटेगरी में आता है। कौन से? येलो स्टार के। इसीलिए हमारा जो ए विकल्प है येलो स्टार वो सही हो जाएगा। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो आपके बीपीएससी टीआरई 2.0 के एग्ज़ाम में 14/12/2023 में पूछा गया है। मैंने आप सभी से कहा है कि मैं आपको आज जो है सीधे सीधे एग्ज़ाम के ही क्वेश्चन कराऊंगा, इधर उधर के कहीं के क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। जो टीआरई 1, 2 और 3 में पूछे गए हैं उन्हीं को मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। तो वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा जो अगला सवाल है दोस्तों
वो है कि ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। आपको बताना है कि ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। तो देखिए, ब्रह्मांड में जो पल्सर होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे होते हैं। क्या होते हैं? घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे। इसीलिए जो हमारा विकल्प बी है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो ब्रह्मांड में पल्सर क्या होते हैं, वो घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे होते हैं। 1.4 ms को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। जो 1.4 ms होती है उसको हम चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। और इससे अधिक द्रव्यमान होने पर जो मुक्त रूप से घूमते इलेक्ट्रॉन हैं, अत्यधिक वेग के कारण जो है वो नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं तथा न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं। और इसी अवस्था को क्या कहा जाता है? न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा भी क्या होता है? असीमित समय तक सिकुड़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है जो बीपीएससी टीआरई 2 के एग्ज़ाम में पूछा गया है 2023 में। अब देखिए, आकार और माप में समानता के आधार पर पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा और ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि आकार और माप या पृथ्वी की जुड़वा या पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं। तो जो हमारा शुक्र ग्रह है, शुक्र को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा या पृथ्वी की बहन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला सवाल है। अब देखिए, आकार और माप में समानता के कारण शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह माना जाता है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। उसके बाद शुक्र के वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति होती है, CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कितना कितना है? 90 से 95%। इसीलिए क्या होता है कि अत्यधिक गर्म भी होता है। शुक्र और बुध ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। यह ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य से पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमते हैं। अब देखिए, जो बाकी के ग्रह हैं वो हमारे पश्चिम से पूर्व की दिशा में मूव करते हैं, लेकिन जो हमारे दो ग्रह हैं शुक्र और बुध, वो क्या करते हैं? पूर्व से पश्चिम की दिशा में मूव करते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि जो ग्रीनविच मीन टाइम है या GMT जिसको बोलते हैं, उससे जो हमारा भारतीय मानक समय है जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, वो हमारा कितना आगे रहता है। तो देखिए, जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे जो भारतीय समय है या भारतीय मानक समय है वो हमारा क्या रहता है? 5.5 घंटा आगे रहता है। 5.5 घंटा आगे रहता है। इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो सही हो जाएगा। अब ये भी सवाल आपका जो है वो BPSC TRE 3 में पूछा गया सवाल है। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि पृथ्वी का जो विश्वतीय व्यास है और ध्रुवीय व्यास है वो कितना अधिक है। मतलब विश्वतीय व्यास में और ध्रुवीय व्यास में जो है वो कितना अंतर है। तो आप सभी को पता होगा कि जो पृथ्वी का विषुववृत्तीय व्यास है और जो ध्रुवीय व्यास है उसमें लगभग हमारा 43 किलोमीटर का अंतर पाया जाता है। इसीलिए हमारा जो विकल्प ए होगा वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो जो पृथ्वी का विषुववृत्तीय व्यास है दोस्तों वो होता है 12,756 किलोमीटर। कितना? 12,756 किलोमीटर। और जो हमारा ध्रुवीय व्यास होता है जिसको हम पोलर भी कह सकते हैं वो हमारा होता है 12। पोलर डायमीटर कितना होता है? तो 12,713.6 किलोमीटर होता है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो 43 किलोमीटर लगभग होता है। इसीलिए जो हमारा जो डिफरेंस है वो हमारा कितना हो जाएगा? ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जो पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास है जिसको हम विषुवतीय व्यास कहते हैं वो कितना है? तो लगभग 12,756 किलोमीटर है। और ध्रुवीय व्यास जो है जिसको हम पोलर डायमीटर कहते हैं वो हमारा 12,713.6 किलोमीटर है। अतः स्पष्ट है कि विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में कितना फ़र्क है? तो 43 किलोमीटर का। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारी लेटी हुई रेखाएं होती हैं ग्लोब पर वो हमारी क्या होती हैं? मान लीजिए अगर ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब हो गया, इसमें जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं, लेटी हुई, वो हमारी क्या होती हैं? वो हमारी अक्षांश होती हैं। और जो खड़ी हुई रेखाएं होती हैं, ये जो हमारी खड़ी हुई रेखाएं होती हैं
ये हमारी क्या होती हैं, तो ये हमारी देशांतर होती हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि जो लेटी हुई रेखाएं या जिसको हम अक्षांश कहते हैं, इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी। तो देखिए दोनों तरफ हमारा कितना हो जाता है 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाता है। तो हम 0 डिग्री से हम शुरू करते हैं। तो अगर हम उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं तो एक प्रकार से कितनी रेखाएं हो जाएंगी 90, लेकिन 90 नहीं होंगी। 90 क्यों नहीं होंगी, क्योंकि जो लास्ट में जो 90 डिग्री वाला बिंदु आएगा दोस्तों, वो केवल एक पॉइंट रह जाएगा, पॉइंट। क्योंकि ये क्या होता है, ये जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं एक प्रकार से पूरा सर्कल होती हैं। ये आप पृथ्वी के आगे का हिस्सा ही देख पा रहे हैं, समझ लीजिए, क्योंकि पृथ्वी हमारी गोल है। तो ये जो हमारी रेखाएं होती हैं पूरा सर्कल होती हैं, ठीक है। तो जब पोलर पे पहुंचेगा, चाहे वो साउथ पोल हो या नॉर्थ पोल हो, वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये केवल एक पॉइंट मात्र रह जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी जो उत्तरी गोलार्ध में हमारी कितनी हो जाएंगी 89, और दक्षिणी गोलार्ध में हमारी कितनी हो जाएंगी 89, और एक जो हमारा है वो 0 डिग्री की हो जाएगी, 0 डिग्री की हो जाएगी। तो कितनी हो जाएंगी हमारी टोटल, तो हमारी 179 जो है वो 179 जो है टोटल उतनी रेखाएं हो जाएंगी। इसीलिए जो हमारा विकल्प सी है वो हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा 69वीं बीपीएससी 2023 और बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था। अगर हम बात करें तो ग्लोब या मानचित्र पर भूमध्य रेखा के समानांतर जो है वो 1 डिग्री पर रेखाएं जो है वो समान अक्षांशीय कोण वाले स्थानों को मिलाती हैं, और ये हमारी अक्षांशीय रेखाएं कहलाती हैं। 1 डिग्री के अंतराल पर इन रेखाओं को उत्तरी गोलार्ध में ग्लोब पर कुल संख्या कितनी हो जाएगी 89। अब 89 क्यों होगी, मैंने आपको बताया कि जो 90 डिग्री वाला होगा वो क्या हो जाएगा, वो एक पॉइंट ही रह जाएगा, एक बिंदु रह जाएगा। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी क्या होता है हमारा वैसे ही 89 हो जाएगा। और जो हमारा 0 डिग्री अक्षांश है, अगर हम या जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, वो हमारी एक जुड़ जाएगी उसमें। तो 89 और 89 कितना हो जाएगी 178, और प्लस उसमें भूमध्य रेखा सम्मिलित हो जाएगी, तो हमारी 179 हो जाएगी। अगर यही क्वेश्चन हमारा देशांतर के बारे में पूछ लेगा था तो देशांतर हमारा 360 हो जाती। देखिए हमारा अगला जो सवाल है वो है कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए, जबकि यह ग्रीनविच मीन टाइम जो जीएमटी है वहाँ पर क्या बज रहे हैं, अभी 12 बज रहे हैं। तो ग्रीनविच मीन टाइम है, जीएमटी पर आपको 12 बज रहे हैं, और आपको 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित जो थिम्पू है उसका टाइम बताना है। अब मैंने आपको कह दिया कि ये समझ लीजिए कि मैं आपको एक शॉर्टकट में बताता हूँ कि ये जो हमारी लाइन है ये क्या है, वो जीएमटी है, ठीक है, जीएमटी। अगर हम उसके पूर्व की तरफ चलेंगे, पूर्व की तरफ इधर, अगर हम पूर्व की तरफ जाएंगे ग्रीनविच मीन टाइम से, तो वो हमारा क्या होगा, समय जो होगा वो बढ़ेगा, मतलब समय जो होगा वो ग्रीनविच मीन टाइम से आगे होगा। अगर हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो हमारा जो समय होगा वो हमारा माइनस होगा, मतलब ग्रीनविच मीन टाइम पर जो समय होगा उससे पीछे होगा। अब हमारा पूछ रहा है कि ग्रीनविच मीन टाइम से क्या है, पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ठीक है। तो देखिए हमारा जो है पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, नॉर्मल आप ऐसे समझ लीजिए 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है। कितना, 4 मिनट लगता है। तो अभी यहाँ बात कितने की हो रही है, तो 90 डिग्री घूमने की बात हो रही है। अगर 90 डिग्री पृथ्वी घूमेगी तो 90 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 9 चौको 36, लगभग 360 मिनट हो जाएगा। 360 मिनट को अगर हम घंटे में बदलेंगे तो हम 60 से क्या है डिवाइड कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो हमारा लगभग कितना हो जाएगा, 6 घंटे। 6 घंटे मैंने आपको बताया। अब आपको ये सोचना है कि करना क्या है, प्लस करना है या माइनस, क्योंकि पूर्व की बात हो रही है। तो मैंने आपको बताया कि पूर्व में क्या होता है, प्लस होता है, तो हमको 6 घंटे बढ़ा देना है। तो 12 जो बज रहा था, अगर हम 6 घंटे जोड़ देंगे तो 6 घंटे क्या हो जाएगा, 6 PM हो जाएगा, 6 PM। और 6 PM जो है वो हमारा ए ऑप्शन में दिया गया है, इसीलिए जो हमारा विकल्प ए होगा दोस्तों, विकल्प हमारा ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं स्पेशल एक वीडियो केवल देशांतर को और ग्रीनविच मीन टाइम को समझने के लिए आपके लिए बना दूँगा। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से शीत कटिबंध
आता है। अब आपको बताना है कि शीत कटिबंध इनमें से किस क्षेत्र में आता है या किस उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच आता है। तो ये भी हमारा जो है वो हमारा बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। अगर हम बात करें तो जो हमारा शीत कटिबंध है दोस्तों वो क्या होता है कि 66.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री से और 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश दोनों तरफ पाया जाता है। मतलब अगर हम बात करें हमारा क्या हो गया, एक ग्लोब हो गया, ठीक। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये जो हमारी 66.5 डिग्री एक रेखा चली गई और ये हमारा उत्तरी बीच से आपकी कौन सी जाएगी, तो आपकी बीच से जाएगी भूमध्य रेखा। इसको आप 0 डिग्री है ये छोड़ दीजिए। ये हमारी 66.5 डिग्री ये हो गई और ऐसे ही एक साउथ पोल पे हमारी 66.5 डिग्री हो जाएगी। आपको पता है दोनों तरफ हमारा क्या होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री कहाँ होगा आपका पोल पे, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। तो अब आपसे जो कहा जा रहा है वो आपसे कहा जा रहा है कि जो शीत कटिबंध आता है वो कहाँ पे आता है। तो शीत कटिबंध जो हमारा आता है दोस्तों वो हमारा जो है वो 66.5 डिग्री से लेके और 90 डिग्री तक। अब किसी एक क्षेत्र में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ जो होती है वो ठंडी जो है पोल के साइड में काफ़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए जो हमारा विकल्प इसमें से देखिए कितने विकल्प हमारे सही हो रहे हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। अब देखिए 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके और 90 डिग्री तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक भी हो जाएगी ये आपकी, और नीचे भी दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में भी यहाँ हो जाएगी। तो ये आपका जो शीत कटिबंध है वो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। उसके बाद हमारा, और अगर हम दक्षिणी अक्षांश के बारे में बात करेंगे तो ये हमारी दक्षिणी गोलार्ध में भी पड़ेगी। अब आप देखिए ऑप्शन से देखते हैं तो हमारा पहला ऑप्शन है कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव, ये हमारा सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि मैंने आपको बताया उत्तरी ध्रुव क्या होता है, तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो ये हमारा सही हो गया। अब देखिए उसके अलावा जो है ये 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री ये आपका शीत कटिबंध में नहीं आता है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, ये हमारा एलिमिनेट कर देते हैं। हमारा सी जो विकल्प है इसको देखिए, दक्षिणी ध्रुव वृत्त, मतलब दक्षिणी ध्रुव वृत्त क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ हो गया। और उसके बाद दक्षिणी ध्रुव, तो दक्षिणी ध्रुव ये जो इनके बीच का क्षेत्र है ये भी आपका किस में आता है, तो शीत कटिबंध में आता है, शीत कटिबंध में। इसीलिए जो हमारा डी विकल्प होगा वो हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। क्योंकि इनमें ये जो ए और सी दोनों ऑप्शन हैं वो हमारे सही हैं, इसीलिए जो विकल्प हमारा डी होगा वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो देखिए शीत कटिबंध पेटी का विस्तार जो है वो 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच दोनों गोलार्ध में होता है, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। इसमें टैगा, टुंड्रा और हिमाच्छादित प्रदेश आते हैं। शीत कटिबंध क्षेत्र में दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव और आर्कटिक वृत्त के बीच स्थित है, और उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक ये हो गया और आर्कटिक वृत्त के बीच स्थित है। भूमध्य रेखा से दूर, जितनी दूर हम जाएंगे भूमध्य रेखा से, उसमें क्या होगा कि सूर्य की किरणें क्या होंगी, वो तिरछी पड़ेंगी, और वहाँ पे जो सर्दी है वो ठंडक जो है वो बढ़ती जाएगी। हमारा अगला सवाल है कि यदि ग्रीनविच मीन टाइम में दोपहर के 12 बजे हैं, अभी मैंने पिछला इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन करवा दिया, तो ग्रीनविच मीन टाइम के 30 डिग्री पूर्व में क्या होगा। तो 30 डिग्री का मतलब है, मैंने आपको सभी को बताया कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। तो 30 डिग्री का हमारा कितना हो जाएगा, 120 मिनट। 120 मिनट में कितने घंटे होंगे, 2 घंटे। तो हमारा क्या टाइम हो जाएगा, दोपहर के 2 बजे है। पूर्व में कह रहा है तो टाइम हम जोड़ देंगे, अगर पश्चिम में कह रहा है तो टाइम हम घटा देंगे। इसीलिए जो हमारा विकल्प होगा, विकल्प हमारा ए जो है वो सही हो जाएगा। ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ये भी आपका जो है बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा गया सवाल है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि तेहरान किस पर्वत पर स्थित है। ये भी हमारा जो है वो हमारा बीपीएससी टीआरई 3, 11 और 12 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो तेहरान जो है वो ईरान की राजधानी है, ठीक है। तेहरान जो है वो हमारा जो है एलबुर्ज जो पर्वत है उसी पे स्थित है। किस पर्वत पे, एलबुर्ज पे। इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर व जमाव पाए जाते हैं। देखिए ये भी 69वीं बीपीएससी में आपका पूछा गया है, और आपसे
कथन कह रहा है कि घाना तट पर जो है सोने के समृद्ध प्लेशर और जमाव पाए जाते हैं। ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। और आपका कारण जो कह रहा है वो कह रहा है किसी समय से ये महाद्वीप जो है वो अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे, मतलब एक साथ अटलांटिक तट पर जो है वो जुड़े हुए थे। अब देखिए, अगर हम बात करें तो हमारा जो है कह रहा है कि घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव जो हैं वो पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं भी पाई जाती हैं। ये हमारा क्या है, सही है। इससे यह प्रमाणित होता है कि किसी समय ये महाद्वीप जो है वो अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। तो ये जो दोनों हमारे कथन और कारक दिए गए हैं दोनों सही हैं। इसीलिए हमारा जो ए विकल्प है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की जो है सही व्याख्या करता है। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि यूएई के रियासती राज्य हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि यूएई के जो रियासती राज्य हैं, क्योंकि हमारा 4 ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन हमको 4 ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो आंसर होगा वो इन्हीं 2 में से होगा। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कैन, फुजरह और रास अल खैमा जो हैं ये यूएई के हमारे रियासती राज्य हैं। तो इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि इनमें से निम्नलिखित क्षेत्रों में किसकी न्यून हिमरेखा है, मतलब सबसे कम हिमरेखा किसकी है। अब हिमरेखा का तात्पर्य क्या है, ऐसी ऊंचाई जहां पर जाने पर आपको क्या होता है, जमाव या बर्फ़ जमने लगता है। तो जो इनमें से जो क्षेत्र है हमारा आल्प्स क्षेत्र जो है दोस्तों, विकल्प सी जो है इसकी क्या है, वो न्यून हिमरेखा है। न्यून हिमरेखा देखिए, अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो पर्वतीय या ध्रुवीय क्षेत्र की वह रेखा जिसके ऊपर क्या होता है, वर्ष भर हिम का आवरण रहता है, ठीक है, तथा बर्फ पूर्णतया कभी पिघलती नहीं है, उन अक्षांशों पर हिमरेखा काफ़ी नीचे होती है। आल्प्स क्षेत्र में हिमरेखा जो है वो 27 मीटर की ऊंचाई पर है, जबकि हिमालय में कितनी है, 4500 मीटर। और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में हिमरेखा सर्वाधिक ऊंचाई पर पाई जाती है, क्योंकि भूमध्य रेखा क्षेत्र में क्या होता है, गर्मी अधिक होती है, इसीलिए जो है भूमध्य रेखा क्षेत्र में जो है ये सर्वाधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। और ये जो हमारा सवाल है वो बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया सवाल है। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि खनिज जो है इनमें से किस स्तर में जमा होते हैं। ये भी आपका जो सवाल है वो बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया सवाल है। तो जो हमारा देखिए खनिज जो है वो हमारे कौन कौन से रॉक में जमा होते हैं। तो पहला जो है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान सबसे पहले आपको ऑप्शन में अवसादी चट्टान मिल जाएगा। और कुछ लोग क्या करेंगे कि अवसादी चट्टान को सही टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है कि जो रूपांतरित चट्टान है ये भी क्या है कि अवसादी चट्टान का ही एक रूपांतरण है। तो जो खनिज हमारे होंगे वो दोनों में मिलेंगे, इसीलिए जो हमारा यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा डी विकल्प हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको अब जो है वो 5 ऑप्शन बीपीएससी में मिलते हैं, तो आपको जो है क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है और उसके बाद जो है आपको आंसर सही लगाना है। आपको हड़बड़ी में कोई भी सवाल जो है वो सॉल्व नहीं करने हैं। अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के शैलों में जो है वो खनिज पाए जाते हैं। कौन कौन से, तो आपका अवसादी चट्टान और प्राकृतिक गैस कोयला इसमें मिलता है। और रूपांतरित चट्टान में क्या होता है, फाइलाइट, सिस्ट, नीस्ट, क्वार्टजाइट, मार्बल, ये सब मिलते हैं। इसीलिए जो हमारा विकल्प डी होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, वो हमारा सही हो जाएगा। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। तो भूपटल के नीचे जो मेंटल में जो थोड़े टुकड़े हैं मेंटल के, वो क्या करते हैं, भूपटल के, वो धीमी गति से इधर उधर मूव कर रहे हैं। अब इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत, पैंजिया सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या सिद्धांत, या प्लेट सीमा सिद्धांत। तो हम इसे जो है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं, इसलिए जो हमारा सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि देखिए बीपीएससी टीआरई 2 में पेपर 1 में पूछा गया सवाल है कि शैल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। तो आपका जीवाश्म किस में पाए जाते हैं, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि जीवाश्म किस में पाए जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए जो अवसादी शैल होती है वो क्या होती है कि परत दर परत जो है इसका निर्माण होता है। अब देखिए जब परत दर परत किसी चीज़ का निर्माण होगा तो उसमें कहीं ना कहीं जीवाश्म या फॉसिल पाए जाएंगे। कैसे, अब मान लीजिए इसी पे रहते थे या मर गए या ऊपर से कोई चट्टान
इनके ऊपर गिर गई और वो वहीं रुक गई और उसके ऊपर दूसरी परत चढ़ गई, तो वो क्या है, वो फॉसिल उसी में दबे रह जाते हैं। इसी प्रकार के जो है तमाम प्रकार के जीव जंतु जो होते हैं या छोटे मोटे, ये कहीं ना कहीं इस चट्टान में जो है लेयर बाय लेयर जो है वो दबते रहते हैं। इसीलिए जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो विकल्प ए जो है सेडिमेंट्री रॉक, जिसको हम अवसादी सैल कहते हैं, ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा। देखिए, चट्टानों के चूर्ण होकर नीचे जमा होते जाने से ही अवसादी सैल का निर्माण होता है। इसकी रचना परतों के रूप में होने के कारण इसे परतदार सैल भी कहते हैं और अधिकतर जीवाश्म एवं खनिज तेल जो है इसी प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं। हमारा अगला सवाल है जो बीपीएससी टीआरई 3 के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह क्या कहलाती है। तो हम उसे क्या कहते हैं, फेल्सन मीर कहते हैं। क्या कहते हैं, फेल्सन मीर। थोड़ा अटपटा सवाल है और नाम है, तो याद रखिएगा क्या कहते हैं, फेल्सन मीर। हमारा अगला सवाल है कि सहारा जो है वो किस प्रकार का रेगिस्तान है। जो टीआरई 3 में आपका पूछा गया सवाल है, तो जो हमारा सहारा रेगिस्तान है वो आप सभी को पता होगा कि गर्म रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान है। ठीक है, इसीलिए जो बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। देखिए, सहारा जो है दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। यह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी हिस्से में स्थित है। यह 10 अलग अलग देशों से सीमा साझा करता है और पृथ्वी के कुल भू क्षेत्रफल का लगभग 8% भाग पर यह फैला हुआ है। क्षेत्रफल कितना है, तो 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर, जो अफ्रीका के 31% भाग को कवर करता है। ये भी याद रखिएगा कि अफ्रीका महाद्वीप के 31% भाग को ये कवर करता है। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि इनमें से कौन सा जो है वो युवा वलित पर्वत नहीं है। तो देखिए, अरावली, एंडीज, एप्लीशियन, ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे क्या हैं, पर्वत हैं। और आपको इनमें से बताना है कि इनमें से आपका जो युवा वलित पर्वत जो है वो नहीं है। तो देखिए, अरावली जो है वो क्या है, आपको सभी को पता होगा कि ये हमारा एक प्राचीन वलित पर्वत है। और जो एप्लीशियन है वो भी हमारा जो है वो प्राचीन वलित पर्वत है। इसीलिए जो हमारा 2 विकल्प इसमें दिए गए हैं, अरावली और एप्लीशियन, ये जो हमारा वो युवा वलित पर्वत नहीं है। बाकी हिमालय और एंडीज ये सब जो है वो हमारे क्या हैं, युवा वलित पर्वत के उदाहरण हैं। इसीलिए जो हमारा विकल्प डी है वो हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो सही हो जाएगा। तो आज के सेशन में दोस्तों इतने ही सवाल। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आप सभी जो है वो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, 1-2 बार देख लीजिएगा, ताकि जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन पूछे कहाँ से जा रहे हैं और कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।